नमस्कार एंड वेलकम टू द क्लास। मैं मनोज जायसवाल। जैसा कि आप जानते हैं, आज की इस क्लास में एक और प्रश्न पर चर्चा करने चल रहा हूं। और आज का जो प्रश्न है वो है कि लेजिस्लेचर और जुडिशरी के बीच इंस्टीट्यूशनल रिलेशनशिप की चर्चा करना है। साथ ही साथ बदलते परिवेश में इनकी भूमिका की चर्चा करनी है। जैसा मैं लगातार आपसे कहता रहता हूं कि एक बात हमेशा ध्यान रखनी है कि जब भी आप कोई प्रश्न करने की शुरुआत करते हैं, बड़े प्रश्न की, तो सबसे पहले उसका फ्रेमवर्क जरूर करें। और जब आप इसका फ्रेमवर्क करेंगे तो सबसे पहले आपको दोनों को अलग अलग लेजिस्लेचर और जुडिशरी की जो है भूमिका बतानी है। ठीक है। और उसके बाद इनका स्ट्रक्चरल रिलेशन बताना है, संरचनात्मक संबंध कैसा है। फिर उसके बाद आप देखेंगे, आपको पता ही है कि जो इंस्टीट्यूशनल रिलेशनशिप है वह उसका बेस है सेपरेशन ऑफ पावर। और फिर सेपरेशन ऑफ पावर के साथ चेक एंड बैलेंस का कॉन्सेप्ट, यह भी बताना है। फिर आपको लॉ मेकिंग की तरफ जाना है। फिर उसके बाद जब लॉ मेकिंग में जाएंगे तो पता चलेगा कि जुडिशरी भी लॉ मेकिंग में हस्तक्षेप करती है आजकल। तो ऐसी स्थिति में क्या हो जाता है, जजमेंट लॉ बन जाता है। इसकी चर्चा करनी है। फिर जुडिशियल एक्टिविज्म की चर्चा करनी है। और अंत में ये बताना है या ये दिखाना है कि भाई देखिए, दोनों जो हैं क्या करते हैं, कोऑपरेशन और अकाउंटेबिलिटी के साथ भारत में काम कर रहे हैं। और एक बात यहाँ जरूर ध्यान दिलाऊंगा, मैं आप एक बात पर जरूर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूँ। हमेशा याद रखिएगा कि इस तरह के जो प्रश्न है वर्तमान परिप्रेक्ष्य में, जिन पर आलोचनात्मक मूल्यांकन करने की बात आती है, तो मैं ये कहूंगा कि चूंकि बड़ा प्रश्न होता है, तो मेरा जो अप्रोच रहता है प्रश्नों के, इस तरह के प्रश्नों का उत्तर लिखने का, तो उसका इवैल्यूएशन या क्रिटिकल एग्जामिनेशन लगातार मैं करता रहता हूँ, साथ का साथ उसको पीछे नहीं छोड़ता। ठीक है। और इस प्रश्न के भी अभी उत्तर में आप देखेंगे कि हम लोग उसको साथ का साथ करते हुए आगे बढ़ते चलेंगे। तो चलिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन देना है। और इंट्रोडक्शन में सबसे पहले आपको बताना पड़ेगा कि भाई ये जो है क्या है। ठीक। तो आंसर आपका शुरू होता है। तो आंसर में इंट्रोडक्शन सबसे पहले। और इंट्रोडक्शन में आपका पार्लियामेंट और जुडिशरी दोनों आना चाहिए। ठीक है। तो अब इसको कैसे लिखेंगे, तो सबसे पहली बात जो आपको लिखनी है वो ये लिखनी है कि द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स फॉर अ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। ठीक है। Similarly, it also provides an independent independent judiciary, इंडिपेंडेंट जुडिशरी। अब ये जब आप बताते हैं तो इसी से समझ में आ जाता है कि यार देखो, भारत में संसदीय जो शासन प्रणाली है उसमें न्यायपालिका की स्थिति थोड़ी सी भिन्न है। ठीक है। ठीक। आगे बताएंगे, अभी नहीं। जब सेपरेशन ऑफ पावर की चर्चा होगी तो वहां बताएंगे कि कैसे चेक एंड बैलेंस का मामला है यहाँ पर। अभी तो बस आपको यही कहना है। फिर आप बताएंगे कि भारत में, अच्छा हिंदी में क्या हो गया, आप सीधे शुरू करेंगे कि संविधान या भारत का संविधान संसदीय शासन प्रणाली का प्रावधान करता है और साथ ही साथ एक स्वतंत्र न्यायपालिका का भी प्रावधान करता है। स्वतंत्र है। ठीक है। किंतु ऐसा पाया जाता है कि अनेक मामलों में दोनों के बीच किसी न किसी, अनेक मामलों में दोनों के बीच अतिव्यापन होता रहता है, जिसे शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत
तथा नियंत्रण एवं संतुलन के सिद्धांत के आधार पर सुनिश्चित किया जाता है. But it is also notable that there are some overlapping in their functioning. Overlapping in their functioning, which is ensured through the doctrine of separation of powers and checks and balances. या check and balance. Check and balance. ठीक है, तो ये आपको इंट्रोडक्शन में ही बताना है, फिर आगे बढ़ना है. अभी इंट्रोडक्शन चल रहा है. पार्लियामेंट इज सुप्रीम लॉ मेकिंग बॉडी. ठीक है, वेयर एज जुडिशरी ensures that the laws made by the parliament are in are consistent with the constitution. ठीक है, आप आगे बढ़ेंगे अपने इंट्रोडक्शन में और ये बताएंगे कि संसद विधि निर्माण की सर्वोच्च इकाई है या संस्था है. यद्यपि न्यायपालिका यह सुनिश्चित करती है कि संसद द्वारा बनाई गई विधियां संविधान के प्रावधानों के अनुकूल हो, संगत हो, उनसे अलग ना हो. The Constitution of India provides, नहीं, आप ऐसे लिख दे कि under the Constitution, under the constitutional scheme, the structural and functional relationship is like the given figure. संविधान की योजना के अनुसार भारत में लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, the structural and functional relationship between L, E and J, legislature, executive and judiciary, is like this. ओके, और एक बढ़िया सा चित्र बनाइएगा, बहुत ही बेहतरीन चीज है ये. ठीक, ये हुआ, ये फिगर बनाएंगे, इसको ट्रायंगल को ई बता देंगे, यानी एग्जीक्यूटिव बॉडी है. ये लेजिस्लेचर है जिसका नाम आपने पार्लियामेंट रखा हुआ है. ये फिगर बनाएंगे, बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे. और क्या हुआ है, एक बड़ी ही विषम स्थिति है भारत में, वो ये है कि जुडिशरी इनके टॉप पे पहुंच गई है. होना नहीं चाहिए था पार्लियामेंट्री फॉर्म में, लेकिन ये एनी हाउ पहुंच तो गई. ठीक, यानी कि होना तो चाहिए था कि सारे ऑर्गन्स एक जैसे हो, लेकिन यहां ऐसा है. बस इतना आपको लिख देना है यहां पर, जुडिशरी को ऐसे एरो बना के, जुडिशियरी कैन रिव्यू the laws made by the parliament and can direct to executive to do or not to do something
बस इतना लिख देना है और नीचे लगा देना है पार्लिया, इसका नाम लिख देना है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये आपको लिख देना है फिगर का नाम। अब इसी से लोगों को पता चलेगा, जब सेपरेशन ऑफ पावर आएगा तो उसमें फिर ये बना सकेंगे आप। इसी से एग्जामिनर को पता चलेगा आप कहना क्या चाह रहे हैं। तो आप एक्चुअली ये कहना चाह रहे हैं कि वास्तव में भले ही सेपरेशन ऑफ पावर का डॉक्ट्रिन तो है भारत में, लेकिन इनमें इंटरडिपेंडेंस है, और किस तरह का इंटरडिपेंडेंस है, तो जुडिशरी ऐसा कर सकती है, इसीलिए आपने जुडिशरी को ऊपर डाल दिया। अगर आपको किसी तरह की आपत्ति होती है कि जुडिशरी को यहाँ ना डालें सर, नहीं, एक तो ये रहते रहते हैं, तो दूसरा एक तरीका ये भी है कि आप इधर साइड में बना करके थोड़ा सा ऊपर कर दीजिए इसको, और एरो दोनों में डाल दीजिए, एग्जीक्यूटिव में भी और पार्लियामेंट में भी, ये भी हो सकता है। बट दिस फिगर, ये मेरा बहुत ही बेहतरीन जो है एवोल्यूशन है मैंने इसको बहुत अच्छे से डिजाइन किया है, ये सबसे बेस्ट है। चलिए, अब ये हुआ आपका इंट्रोडक्शन का पार्ट। इतना इंट्रोडक्शन आपको दे ही देना है, और आगे बढ़ते हुए ये कहना है, एक और लाइन इंट्रोडक्शन में जोड़नी है कि द रिलेशनशिप बिटवीन बोथ द लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी is based on doctrine of separation of power and थ्योरी ऑफ चेक एंड बैलेंस। आपने एक बार लिखा है, ये रिपीट हो रहा है, डज नॉट मैटर। क्यों? क्योंकि यहाँ आपको अब सेपरेशन ऑफ पावर की शुरुआत करनी है, इसलिए यहाँ लिखना जरूरी था। तो अब कहेंगे आप, क्योंकि बताना पड़ेगा, 700 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो अब यहीं पर आप बताएंगे डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स। ठीक है, तो शॉर्ट में ही बताना है, पूरा डिटेल में नहीं जाना है। आपको कहना है कि as suggested by Montesquieu, या और सरल भाषा में लिख दें, under this doctrine it was suggested by Montesquieu that there should be, there shall be, or there should be a very strict separation of power among all the three organs of the government। ठीक है, आप कह देंगे कि इसके के सिद्धांत के अनुसार, या मॉन्टेस्क्यू के अनुसार, शक्ति पृथक्करण, या मॉन्टेस्क्यू द्वारा दिए गए शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत के अनुसार लेजिस्लेचर, विधायिका, कार्यपालिका एवं न्यायपालिका के बीच शक्तियों का स्ट्रिक्ट सेपरेशन, मतलब स्पष्ट पृथक्करण होना चाहिए। विभाजन मत लिख देना, स्पष्ट पृथक्करण वह शब्द आता है यहाँ हिंदी में, विभाजन नहीं, स्पष्ट पृथक्करण होना चाहिए। नो एनी ऑर्गन शुड encroach the powers of other organ. No organ should encroach the powers of other organ। अब ये क्या हुआ, आगे लिख देंगे एक लाइन में कि कोई भी निकाय किसी दूसरे निकाय की शक्तियों में किसी प्रकार का अतिक्रमण नहीं कर सकेगा। ठीक, लेकिन ये जो है बड़ा ही रिजिड फॉर्मूला है। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में क्या हुआ, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में इसको मॉडिफाई करके नियंत्रण एवं संतुलन के सिद्धांत के
साथ अपनाया गया। तो आप लिखेंगे as it is a very strict theory या doctrine, that is why the Constitution of India has incorporated the separation of power with the theory of check and balance। ठीक है, नियंत्रण एवं संतुलन के सिद्धांत को शामिल करते हुए शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत को अपनाया गया है या संविधान में शामिल किया गया है। ठीक है, क्यों ऐसा है? As the Constitution of India provides several provisions where there is interdependence of both the organs। और आगे लिख देंगे कि संविधान जो है वो क्या करता है, ऐसे कई प्रावधान स्वयं ही करता है, कई प्रावधान करता है जो क्या करते हैं, जो एक दूसरे पर अंतर्निर्भरता निश्चित करते हैं, जो एक दूसरे पर यानी कि विधायिका और न्यायपालिका पर को एक दूसरे की अंतर्निर्भरता सुनिश्चित करते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल दे दीजिए। ठीक, अब एग्जाम्पल देना शुरू करेंगे। चेक एंड बैलेंस और सेपरेशन ऑफ पावर। तो पार्लियामेंट के पास क्या है, सुप्रीम कोर्ट को स्टैब्लिश करने की शक्ति, सुप्रीम कोर्ट के जजेस को बढ़ाने की शक्ति, हाई कोर्ट के जजेस को भी बढ़ाने की शक्ति है ना। तो आप क्या कहेंगे, आर्टिकल 124, आप बताएंगे आर्टिकल 124 और 124 में क्या कहेंगे कि पार्लियामेंट इज ऑथराइज्ड टू स्टैब्लिश या एस्टैब्लिशमेंट। आप अपनी भाषा में इसको लिखेंगे क्योंकि बड़ा लंबा उत्तर है, भाषा में बोलने पर बहुत लंबा समय जाएगा, इसलिए मैं आपको आराम से देता जा रहा हूं। एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट, सिमिलरली आर्टिकल 124 क्लॉज 2, समझ गए होंगे। अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के जजेस का अपॉइंटमेंट। और इसमें आपको पता ही है कि पार्लियामेंट का क्या रोल है, डायरेक्टली तो नहीं है लेकिन इनडायरेक्टली उसका रोल है। कॉलेजियम सिस्टम भले है, एग्जीक्यूटिव के पास जाता है, ये भी आप जानते हैं, सब कुछ जानते हैं, लेकिन आपको ये पता है। और इसी में एक और बात है कि सैलरी and other emoluments shall be determined by the parliament by law। जजेस के सैलरी एंड अदर पर्क्स, सैलरी एंड अदर पर्क्स मतलब सैलरी, भत्ता, ये दुनिया भर का चीज, ठीक है, डिटरमिन बाय या डिटरमिन बाय पार्लियामेंट बाय लॉ। अभी चेक एंड बैलेंस बताएंगे हम, अभी तो हम केवल एक तरफ का बता रहे हैं, अभी दूसरी तरफ का भी बताना पड़ेगा। ठीक है, तो क्या हुआ कि ये आपने बता दिया कि उनके वेतन भत्ते आदि का निर्धारण संसद द्वारा विधि के अनुसार किया जाएगा या किया जाता है। ठीक, अब इसके बाद आप क्या करेंगे, आर्टिकल 125 भी बताएंगे जो इंडिपेंडेंस को भी इंश्योर करता है, जुडिशियल इंडिपेंडेंस को इंश्योर करता है ये। ठीक है, इंडिपेंडेंस को इंश्योर करता है, ये ध्यान रखना। न्यायिक स्वतंत्रता, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, जुडिशियल इंडिपेंडेंस नहीं, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी कहना चाहिए, न्यायिक स्वतंत्रता नहीं बल्कि इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी कहना चाहिए। न्यायपालिका की स्वतंत्रता सुनिश्चित करता है, कैसे, ये कहता है कि जजेस के
सैलरी और अन्य जो है सुविधाएं जो उनको दी जा रही हैं, उसमें उनकी नियुक्ति के पश्चात ऐसा कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता जो उनके लिए अलाभकारी हो. No change can be made in the salary and other service conditions also, other which can be disadvantages. No change जो कि डिसएडवांटेजियस हो, ठीक अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता, यानी कि वही चेंज किया जा सकता है जिसमें लाभ हो. ठीक है. अब आइए, ये तो कर दिया आपने कि पार्लियामेंट इस तरह से चेक कर रही है. एक और चीज बता दीजिए, रिमूवल ऑफ जजेस, ये भी बता दीजिए. ठीक है. और एक प्रश्न आपने उसमें किया भी है रिमूवल ऑफ जजेस का, तो यहाँ पर रिमूवल ऑफ जजेस भी बता दीजिए. पार्लियामेंट प्लेज अ वेरी सिग्निफिकेंट रोल, प्लेज अ वेरी सिग्निफिकेंट रोल, है ना. यहीं पर आएगा, यहीं पर सब कुछ होगा, लोकसभा राज्यसभा से पास होगा, प्रेसिडेंट के पास जाएगा, सारी चीजें. और इतना बड़ा रोल है इसका कि अगर लोकसभा में आ रहा है तो 100 मेंबर, राज्यसभा में आ रहा है तो 50 मेंबर. इतना पूरा डिटेल लिखने की जरूरत नहीं है, बस आपको बताना है कि रिमूवल ऑफ जजेस भी यही होता है. कहाँ होता है? पार्लियामेंट. इसका मतलब ये हुआ कि जुडिशरी जो है और पार्लियामेंट के बीच कोई बहुत पंगे नहीं हो सकते हैं, भले ही दोनों एक दूसरे के टेरिटरी में कुछ कुछ प्रवेश कर रहे हैं, लेकिन तो भी इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं आ सकता. अब भारत की स्थिति कैसी है? तो भाई भारत की स्थिति ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम जैसी नहीं है. ये एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है जो हम सभी लोग जानते हैं. तो बस अब क्या कह देना है, जुडिशरी क्या कर रही है. अब आ जाइए सेपरेशन ऑफ पावर्स के मामले में, हमने बात कर ली. ठीक है. और चेक एंड बैलेंस के एग्जाम्पल भी दे दिए, नियंत्रण और संतुलन के एग्जाम्पल भी दे दिए. अब हम लोग आ जाते हैं सीधे लॉ मेकिंग. सो लॉ मेकिंग is a kind of sovereign and supreme function of parliament, है ना. विधि निर्माण की शक्ति या विधि निर्माण संबंधी अनन्य शक्तियां किसके पास निहित हैं? पार्लियामेंट में निहित हैं. लेकिन ऐसा बहुत बार हुआ है कि विधि निर्माण में न्यायपालिका का हस्तक्षेप रहा है, और ऐसा बहुत बार हुआ है. बहुत बार, एक दो बार नहीं, बहुत बार हुआ है. और ऐसा जब हुआ है तो उसका आधार कोई और नहीं रहा, संविधान ही रहा. आर्टिकल 13(2) आपको याद होगा तो शायद अच्छे से याद होगा, अब लिखेंगे भी यहाँ अभी आप. ठीक है. जो कहता है, द पार्लियामेंट शैल नॉट मेक एनी लॉ दैट में abridge or takes away any of the fundamental right. संसद ऐसा कोई भी कानून नहीं बना सकती है जो मौलिक अधिकारों को शून्य करे अथवा उनको एनक्रोच करके, कुछ खुरच करके कम करे. तो अगर ऐसा करती है तो फिर आर्टिकल 32 में रिट इशू करने का है अधिकार, और 226 में हाई कोर्ट के पास. और तो और एक आर्टिकल है, आर्टिकल 142. ये जो आर्टिकल 142 है, ये जुडिशरी को बिना किसी नियंत्रण के किसी भी मामले में प्रवेश करने का अधिकार दे देता है. आपको पता ही है ना. अगर उसको लगता है न्यायपालिका को कि किसी भी मामले में या तो कोई कानून ही विद्यमान नहीं है, या जो विद्यमान कानून है वे रिलीफ देने में असक्षम है, पर्याप्त सक्षम नहीं है, तो वह स्वयं ऐसे डायरेक्शंस दे सकता है जिनका प्रभाव
विधियों के अनुरूप या विधियों के समान ही होता है। तो चलिए कोई बात नहीं। तो लॉ मेकिंग पावर किसकी है? पार्लियामेंट की है। आपने बता दिया, ये उसकी सुप्रीम और सॉवरीन पावर है। और लॉ मेकिंग के साथ, अच्छा अमेंडमेंट को बाद में करेंगे, अभी लॉ मेकिंग करते हैं। बट देयर आर several instances that shows the laws have been created by judiciary also। ठीक है। अब इसमें सबसे पहली बात आती है 1967 में गोलकनाथ केस की, लेकिन इसको हम ले जाएंगे अमेंडमेंट में। अभी हम यहाँ बात कर रहे हैं कि कैसे न्यायपालिका ने 142 का इस्तेमाल करते हुए कानून बना दिया। तो आगे बताएंगे, एज अंडर आर्टिकल 142, under article 142, if the laws are found to be inadequate to provide relief, then judiciary can use its jurisdiction and as given under 140। ठीक है। यदि वही बात है जो मैं बोल चुका हूं कि अगर पर्याप्त रूप से सक्षम नहीं है तो न्यायपालिका क्या कर सकती है? अपना लगा सकती है। ठीक है। अब क्या इसके कोई एग्जाम्पल है? तो दो तीन बड़े एग्जाम्पल दे देना है। क्रिटिकली एग्जामिन करते हुए चल रहा हूं मैं, ध्यान रख रहे हैं कि नहीं? पार्लियामेंट का काम है, लेकिन जुडिशरी उसमें प्रवेश कर जाती है। और इसमें ना मैं एकदम जो है क्या कहते हैं, आपको करंट तक लेकर के चलूंगा, चिंता मत करिए, प्रेजेंट सिचुएशन में भी। ठीक है। तो सबसे पहले आप एक केस करेंगे। फॉर एग्जाम्पल देयर आर इंस्टेंसेस जो आपने पहले लिख दिया है। विशाखा केस सबको याद होगा, विशाखा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1997 केस। ये केस इतना इंपॉर्टेंट, मतलब ये मील का पत्थर बना। भारत में पहली बार इस केस के बाद पार्लियामेंट से कानून बना वर्क प्लेस पर सेक्सुअल हैरेसमेंट के अगेंस्ट। ठीक है। ठीक। इन दिस केस सुप्रीम कोर्ट हैज given guidelines for yet to contain, yet to check sexual harassment at workplace, which became the foundation for the parliament to make law, which was made by the parliament later। ठीक है। और फिर यही जो गाइडलाइंस थी, यही जो दिशा निर्देश थे, बाद में संसद द्वारा बनाए गए कानून के लिए फाउंडेशन का काम करते हैं। ठीक है। तो विसाफा केस ये हो गया। इसके बाद आता है वेल्लोर सिटीजन वेलफेयर फोरम। दूसरा केस वेल्लोर सिटीजन वेलफेयर फोरम। हम लोग किस बात पर कर रहे हैं काम? हम लोग काम कर रहे हैं पार्लियामेंट की लॉ मेकिंग वाली इशू पर, और वहां किस तरह का खींचतान हो रहा है, ये बात हो रही है। वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये 1996 का ही केस है। इसमें पहली बार भारत में एक प्रिंसिपल जो है वह दिया गया जुडिशरी द्वारा।
द प्रिंसिपल ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इसको क्या कहते हैं हिंदी में, संपोषणीय विकास का सिद्धांत प्रतिपादित किया। और संपोषणीय विकास के सिद्धांत के साथ साथ एक और सिद्धांत जो है प्रतिपादित किया, प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल। प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल सावधानी रखने वाला सिद्धांत, प्रिकॉशन, पूर्व में ही जो है वो करना। और फिर एक और थ्योरी आ गई या प्रिंसिपल आ गया, पोल्यूटर पे प्रिंसिपल। इसका तीसरा सिद्धांत आया, पोल्यूटर पे प्रिंसिपल। जो है क्या करेगा, पोल्यूशन फैलाएगा, उसको पे करना पड़ेगा। ठीक। और बाद में ये सभी सिद्धांत हमारे यहाँ एनवायरमेंट मिनिस्ट्री द्वारा बनाए गए कानून में भी लागू किए गए। ठीक। फिर इसके बाद एक और केस आता है, वो पहले का केस है मेरे ख्याल से, हाँ 1986 का है, एमसी मेहता का, एमसी मेहता केस। ये भी बड़ा लैंडमार्क जजमेंट माना जाता है, क्योंकि यहाँ भी सुप्रीम कोर्ट ने पहले गाइडलाइन दी, उसके पश्चात जाकर के कानून बना। 1986 ये एमसी मेहता केस है, एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1986। इसमें ना डॉक्ट्रिन ऑफ एब्सोल्यूट लायबिलिटी दिया उसने, डॉक्ट्रिन ऑफ एब्सोल्यूट लायबिलिटी का सिद्धांत दिया, डॉक्ट्रिन ऑफ एब्सोल्यूट लायबिलिटी। अच्छा, ये पूरा क्वेश्चन ना ऐसे ही चलेगा, ऐसे ही चलेगा। ठीक है। अभी जब अमेंडमेंट पर हम लोग आएंगे तो उसमें आएगा केशवानंद भारती, गोलकनाथ, दो बड़ा महत्वपूर्ण केस। ठीक है। तो उसमें भी आएंगे। इसी मेहता केस को 1986 का है ये, यूनियन ऑफ इंडिया के खिलाफ। और इसी को ओलियम गैस लीक केस भी कहा जाता है। ठीक है, ओलियम गैस लीक केस। इसमें क्या कर दिया था सुप्रीम कोर्ट ने, एब्सोल्यूट लायबिलिटी किस पर डाली, जिसके जो है फैक्ट्री से गैस लीक हुई। और इसने भी बहुत बड़ा काम किया। ठीक है। इससे एक चीज समझ में आती है, आगे बढ़ते हैं अगर हम, तो इससे स्पष्ट होता है कि जहां कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में जुडिशरी को इंडिपेंडेंस मिला है, वहीं साथ ही साथ जुडिशरी सेल्फ सफिशिएंट भी है ना। तो ये कंक्लूजन जरूर लिख देना है कि जुडिशरी ना केवल इंडिपेंडेंट है, बल्कि इंडिपेंडेंट और सेल्फ सफिशिएंट भी है। ठीक है ना, भारत की जुडिशरी ऐसी है। और अभी इसके सेल्फ सफिशिएंट होने के और भी एग्जाम्पल आपको मिलेंगे। चलिए, अब मान लीजिए कि अगली बात, अमेंडमेंट। अमेंडमेंट, ठीक। और अमेंडमेंट का विवाद कहां से शुरू होता है, तो अमेंडमेंट सीधे आप कह सकते हैं आर्टिकल 368 बताएंगे, है ना। और बताएंगे कि आर्टिकल 368 प्रोवाइड्स प्रोसीजर फॉर द अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन, है ना। एक्सेप्ट आर्टिकल 2 एंड 3, उसको छोड़ करके सारे के लिए प्रोसीजर यही देता है। और प्रोसीजर भी आप यहाँ बता देंगे, ठीक है, कि कैसे जो है अमेंडमेंट होता है यहाँ पर। ठीक है ना, अमेंडमेंट का प्रोसीजर बता देंगे। ध्यान रखेंगे आर्टिकल 368 आपको लिखना है। ठीक है।
चलिए, अब यहीं पर मसला आया। आर्टिकल 368 के तहत जब अमेंडमेंट्स किए गए, जब संशोधन किए गए, तो यहाँ पर एक मसला आया था आर्टिकल 13 क्लॉज 2 का। तो आप अपने उत्तर को कैसे बढ़ाएंगे? आर्टिकल 368 लिखा, उसके बाद आपने कहा कि हाउ एवर आर्टिकल 3 आर्टिकल 368 provides a very clear cut procedure for the amendment and amending power to the parliament. यहाँ शक्ति भी है और प्रोसीजर भी। संसद के पास संपूर्ण शक्ति है, संविधान को वही बदल सकती, मतलब अमेंड कर सकती है और बदल भी सकती है। ठीक है, अब देखिए इस पर हो गया विवाद, तो कैसे लिखेंगे? ये शक्ति तो है, किंतु क्या हुआ? किंतु आर्टिकल 13 क्लॉज 2 सेज कहता है कि, या स्टेट्स कहता है कि पार्लियामेंट शैल नॉट मेक एनी लॉ, shall not make any law that may abridge or takes away any of the fundamental rights. अनुच्छेद 13(2) यह प्रावधान करता है कि संसद ऐसी कोई भी विधि नहीं बनाएगी जो क्या कर सकती है, जो फंडामेंटल राइट्स को, जो मौलिक अधिकारों को किसी प्रकार से न्यून करे अथवा उनको कमजोर करे। ठीक, अब क्या हुआ? इसमें एक स्टोरी है कि जो है क्या कहते हैं, इसमें कह दिया शुरू में सुप्रीम कोर्ट ने कि देखो ऐसा है कि एनी लॉ, ये जो टर्म लॉ है, ये केवल और केवल ऑर्डिनरी लॉ के लिए है। ठीक है, ऑर्डिनरी लॉ के लिए है, ऑर्डिनरी लॉ। और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लॉ बिल्कुल अलग हो गया, वो बिल्कुल अलग हो गया। ठीक है, बाद में गोलकनाथ केस में सुप्रीम कोर्ट ने इस नेगेशन को बदला। हाँ, उसने कहा कि इसके कारण क्या है, ये जो लॉ है इसका मतलब ऑर्डिनरी लॉ है, एंड आर्टिकल 368 में जो लॉ लिखा है दैट इज अ स्पेशल काइंड ऑफ पावर, और उसको कहा अमेंडिंग पावर। ठीक है, अमेंडिंग। ठीक, अब जो है मामला क्या हुआ, इससे मामला गड़बड़ाया। मामला कैसे गड़बड़ाया? मामला इस तरह से गड़बड़ाया कि क्या कहते हैं, दो तरह की विधि की बात आने लगी। तो गोलकनाथ में केस में कहा गया कि लॉ मींस लॉ वेदर इट इज अमेंडेड अंडर 368 आर सिंपली मेड बाय द पार्लियामेंट। तो जो कोई नया लॉ बना है वो भी और ये भी दोनों एक जैसा है। तो गोलकनाथ केस में इस सेपरेशन को क्या कर दिया गया? गोलकनाथ केस में ये सेपरेशन हटा दिया गया और बोला गया लॉ मींस लॉ। 1967 गोलकनाथ। ठीक है ना? लेकिन जैसे ही ये कहा, साथ ही ये भी कह दिया कि भैया जुडिशरी कैन रिव्यू। तो चलिए, अब यहीं से जुडिशियल रिव्यू शुरू होता है, अमेंडमेंट के साथ जुडिशियल रिव्यू। ठीक है, न्यायिक पुनरावलोकन। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जुडिशरी कैन रिव्यू एनी लॉ, एनी लॉ, ठीक है, मेड बाय द पार्लियामेंट। वह उसके अधिकार में है, एज the this review power is implicit under article 13, 32 and 226.
ये बताएंगे। ठीक है, इसका मतलब अब आप तो बहुत अच्छे से समझ गए होंगे कि जब आप ये बताएंगे तो इसका मतलब क्या हुआ। इसका मतलब साफ हुआ। अब यहाँ बताना पड़ेगा कि क्या जुडिशरी जबरन रिव्यू में घुसती है। ठीक है, क्या जुडिशरी जबरदस्ती रिव्यू करने लगती है? तो आप कहेंगे कि नहीं साहब, ये तो तभी आती है रिव्यू करने जब क्या हो। तो आप लिखेंगे हाउ एवर जुडिशरी यूजुअली डज नॉट रिव्यू द लॉज until unless there is any petition brought before it। मतलब ऑर्डिनरली ये करती है, और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन में सुओ मोटो भी कर सकती है। और जब सुओ मोटो कर देती है तो जुडिशरी एक्टिव हो जाती है, जुडिशियल एक्टिविज्म। ठीक है, अब जुडिशियल रिव्यू ऑर्डिनरली नहीं करती है अपने आप से सुओ मोटो, लेकिन कर सकती है। ये हम मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन उसको अभी बाद में लिखेंगे, थोड़ी देर बाद। ठीक है, फायदा क्या होता है जुडिशियल रिव्यू से? कोई फायदा है? ठीक है, तो जुडिशियल रिव्यू क्या है, फायदेमंद क्यों फायदेमंद है? तो कोर्ट को कॉन्स्टिट्यूशन का प्रोटेक्टर बनाए रखने में सहायक हो गया, फंडामेंटल राइट्स के प्रोटेक्शन करने में भी सहायक हो गया। तो रिव्यू से क्या होता है? रिव्यू जो है वो क्या करता है? तो कोर्ट्स को दो तरह का, एक तरह से सुविधाजनक, दो चीजें सुविधाजनक बना देता है। पहला कि फंडामेंटल राइट का प्रोटेक्शन हो जाए, कोर्ट बिकम्स द प्रोटेक्टर ऑफ फंडामेंटल राइट and protector of constitution itself। हाँ, लेकिन क्या इस जुडिशियल रिव्यू के कारण डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर का वायलेशन हो रहा है कि नहीं? तो आप अगली बात बताएंगे। बट इससे क्या होता है? इट वायलेट्स द, क्या वायलेट करता है? वायलेट्स द डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स, शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत का। ठीक है, सिमिलरली it was also, it has been criticized, similarly it has been criticized as it is, yeah, judiciary has made, judiciary uses, yeah, judiciary uses judicial review as an instrument to ensure its supremacy over other organs of the government। इसकी जुडिशियल रिव्यू की यह आलोचना भी की जाती है, या की जाने लगी, चाहे जो लिख देंगे, कि न्यायपालिका अपने न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति को अन्य निकायों अर्थात लेजिस्लेचर और, अब यहाँ प्रश्न में केवल लेजिस्लेचर है तो आप लेजिस्लेचर है, लेकिन ये पूरा लिखिएगा क्योंकि चाल आलोचना, अन्य निकायों अर्थात विधायिका और कार्यपालिका पर अपनी सर्वोच्चता स्थापित करने के उपकरण के रूप में
प्रयुक्त किया जा रहा है या प्रयुक्त किया जाने लगा है, ये क्रिटिसिज्म हुआ। यही कारण है कि फाइनली जो है इन केशवानंद भारती केस, केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, आप सभी जानते हैं, ठीक है, केस, इस केस में जुडिशरी ने क्या कर दिया, जुडिशरी ने डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर को दे दिया, जिससे क्या हुआ, जिससे बहुत स्पष्ट रूप से एक बात स्पष्ट कर दी गई कि अब जुडिशरी केवल उन्हीं मामलों में हस्तक्षेप करेगी जिन मामलों से या जिन कानूनों से संविधान के आधारभूत ढांचे को डैमेज किया जा रहा है। ठीक है, 1973 आपको पता ही है 4 अप्रैल का दिन था जब यह प्रोनाउंसमेंट आया था जुडिशरी का, सुप्रीम कोर्ट का। तो इन केशवानंद भारती केस propounded doctrine of basic structure, doctrine of basic structure. According to this doctrine, Supreme Court held that Parliament has immense power to make or amend any law, but the laws made by the Parliament or amended by the Parliament should not damage the basic structure of the Constitution. ये बात हो गई। तो इस तरह से क्या हुआ कि लॉ मेकिंग में हमने देखा कि भले ही धीरे 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 करते हुए डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट आ गया, तो हम ये कह सकते हैं कि जुडिशियल रिव्यू यानी कि आर्टिकल 13, आर्टिकल 32 और 226 ये क्या कर रहे हैं, तो ये जो है जो जुडिशियल रिव्यू का पावर दे रहे हैं उससे क्या हो रहा है, डॉक्ट्रिन ऑफ लिमिटेड गवर्नमेंट एंश्योर हो रहा है। और डॉक्ट्रिन ऑफ लिमिटेड गवर्नमेंट हमेशा तभी होता है जब किसी स्टेट में रिटन कॉन्स्टिट्यूशन हो, किसी देश में लिखित संविधान हो। ठीक है, अब इसके बाद आप अंतिम बात कहेंगे जुडिशियल एक्टिविज्म की, और आपको पता ही है जुडिशियल एक्टिविज्म में भी वही सारी बातें 13, 32 और 226 आधार बनेंगी और उसके बाद आप आगे बढ़ जाएंगे। तो जुडिशियल एक्टिविज्म की चर्चा कर देंगे और फिर आप अंत में आएंगे। मैं समराइज कर रहा हूं क्वेश्चन को इसलिए कि बहुत लंबे डिस्कशन की आवश्यकता है नहीं इस पे, ये सारी बातें पहले भी हो चुकी हैं कुछ और प्रश्नों में। तो जुडिशियल एक्टिविज्म में आपका क्या हो गया, आप सीधे सीधे बता दिए कि भैया न्यायपालिका जो है वो सक्रिय तो हो रही है, जैसे एक पिछला क्वेश्चन किया भी है हमने कि न्यायिक सक्रियता जो है वो उसमें बदल गई है, ओवर रीच में बदल गई है, ओवर रीच वाला क्वेश्चन किया ही है। तो बस वही यहाँ पर मेंशन करना है जुडिशियल एक्टिविज्म के संदर्भ में, और फिर आना है कि ये द कॉन्स्टिट्यूशन क्या कर रहा है, स्पष्ट है कि भारत का संविधान, भारत के संवैधानिक संरचना में एक दूसरे पर अंतर निर्भरता और एक दूसरे के बीच अंतर संबंध निहित हैं। इंटरडिपेंडेंस एंड इंटर रिलेशनशिप्स आर हियर अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इन इंडिया। ठीक है, और फिर आप आगे बढ़ जाएंगे और कहेंगे कि संविधान की इसी खूबी के कारण इस बात की आवश्यकता है कि दोनों के बीच मतलब न्यायपालिका और विधायिका दोनों के बीच सहयोग तथा जवाबदेही के आधार पर संबंध सुनिश्चित किए जाएं, जैसा कि इन अश्विनी कुमार, लास्ट केस आप डिस्कस करेंगे अश्विनी कुमार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2023 केस। The Supreme Court has held that
the judiciary, sorry, uh, judiciary held that there shall not be any kind of overlap of the function, overlapping in the functioning of the organs of the government, but actually, आगे कहता है, but actually there is an overlap existing under the constitutional scheme of इंडिया। ठीक है, ओवरलैप करता ही है यहाँ जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम है उसमें। अब अंतिम बात आप कहेंगे कि क्या प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में जो रिलेशनशिप है वो थोड़ी तनावपूर्ण है कि नहीं है। तो प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में आप बताएंगे कि हाँ साहब, प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में थोड़ा तनावपूर्ण है। देयर इज अ टेंशन बिटवीन लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी। कौन कौन से मुद्दों पर, तो आप बता देंगे अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस, और इसमें कॉलेजियम सिस्टम जरूर डालेंगे। फिर जुडिशियल एक्टिविज्म का मसला भी आप इसमें जरूर बताएंगे। और फिर कहेंगे कि साहब, जो कॉन्स्टिट्यूशन की आत्मा है, द सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन शुड नॉट बी डैमेज्ड ईदर बाय एनी ऑफ द ऑर्गन, कोई भी हो। और कॉन्स्टिट्यूशन की आत्मा प्रेजेंट कंटेक्स्ट में कैसे बचेगी, तो प्रेजेंट कंटेक्स्ट में बचेगी कि दोनों जो है बॉडीज कोऑपरेट करें एक दूसरे को, कोऑपरेशन, सपोर्ट एंड क्या होगा, अकाउंटेबिलिटी। इसका ध्यान रखते हुए दोनों को काम करना पड़ेगा, जिससे कि तनाव ना होने पाए। और जुडिशरी को, जैसा आप जुडिशियल एक्टिविज्म में कहते हैं कि जुडिशरी को क्या करना चाहिए, तो सेल्फ रिस्ट्रेंस रखने चाहिए, स्वयं पर नियंत्रण रखना चाहिए। तो वह भी आप बता देंगे और मामला आपका फिट हो जाएगा, उत्तर आपका हिट हो जाएगा। फिर मिलते हैं अगले प्रश्न के डिस्कशन में। तब तक धन्यवाद, नमस्कार।